नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। भारत एक ऐसा घातक हथियार तैयार कर रहा है जो पलक झपकते दुश्मनों की मिसाइल, फाइटर जेट और रॉकेट को खत्म कर देगा। उसकी आग से दुश्मन खाक हो जाएगा। इस हथियार का नाम है सूर्या, जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। ये एक ऐसी तकनीक है जो लेजर का इस्तेमाल कर टारगेट को खत्म करती है। इस हथियार को डीआरडीओ तैयार कर रहा है, जिसके 2027 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इसके आने के बाद भारत किसी भी ड्रोन, फाइटर जेट को एक झटके में मार गिराएगा। सूर्य को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात करने का प्लान है, लेकिन क्यों इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है और क्या है इसकी खासियत, आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट। हिंदुस्तान के सूर्या की तपिश दुश्मनों को जला डालेगी। सूर्या से निकली तरंगे दुश्मनों को खाक कर देंगी। पल भर में दुश्मनों की मिसाइल को तबाह कर देंगी। सूर्या तबाही मचाएगा, दुश्मनों के खेमे में कहर बरपाएगा। पलक झपकते ही फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट को नेस्तनाबूद कर देगा। हमले का कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। सही सुना आपने, भारत के इस खतरनाक और घातक हथियार को डीआरडीओ तैयार कर रहा है। नाम रखा है सूर्या। सूर्या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। यह ऐसी तकनीक है जो केंद्रित ऊर्जा जैसे लेजर, माइक्रोवेव या पार्टिकल बीम का इस्तेमाल करके टारगेट का खात्मा करती है। यह हथियार भारत का अब तक का सबसे खतरनाक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होने वाला है। डीआरडीओ ने दावा किया है कि सूर्या वेपन पारंपरिक हथियारों के मुकाबले कई गुना घातक होगा। सूर्या वेपन का निर्माण डीआरडीओ की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हो रहा है। डीआरडीओ ने 2027 तक इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसकी दस्तक ने ही चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इसकी मारक क्षमता ने शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी है। दुश्मन परेशान इसलिए भी है क्योंकि कोई भी हवाई साजिश अब कामयाब नहीं होगी। सूर्या के आगे उसकी कोई चाल नहीं चलेगी। सूर्या हथियार में 300 किलोवाट की शक्ति होगी, जो भारत के अब तक के किसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में नहीं है। यह खास हथियार हवाई खतरों जैसे ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों को टारगेट कर सकेगा। इसकी प्रभावी रेंज 20 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। इस हथियार को ड्रोन, मिसाइलों और तेज रफ्तार वाले प्रोजेक्टाइल सहित हवाई खतरों को बेअसर करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। सूर्या को ऑपरेट करने की कॉस्ट कम रहने वाली है। इसका कोलेट्रल डैमेज भी बेहद कम होगा। भारत के लिए यह वेपन इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। लेकिन भारत का सूर्या वेपन दुश्मनों के हर हथियार को खत्म करेगा। चीन पाकिस्तान की नाक में दम करेगा। दुश्मन की हर साजिश को फेल कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ ये दो खास मेहमान हैं। पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। जब भारत के भविष्य की सामरिक शक्ति की बात होती है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे हथियारों की बात होना लाजमी है जो भविष्य को देखते हुए तैयार किए जाएं। पीके सहगल साहब, सबसे पहले आपसे, सूर्या वेपन आखिर है क्या, हमारे दर्शक कैसे समझें, क्योंकि लेजर तकनीक पर आधारित ऐसे हथियारों पर अमेरिका भी काम कर रहा है। तो इस समय अनेकों देश जो है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इस बात में सक्सेस मिली है चीन को मिली है। चीन के पास पहले ही स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम्स है जो वास्तव में स्पेस के माध्यम से अमेरिका के जनरल ने रिसेंटली कहा था कि चीन के पास ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। हिंदुस्तान भी बड़ी कोशिश कर रहा है, रशिया के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, लेकिन हिंदुस्तान और अनेकों और देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है लेजर को इस्तेमाल करता है या माइक्रोवेव को इस्तेमाल करता है या साउंड को इस्तेमाल करता है। और जो काइनेटिक एनर्जी के वेपन्स होते हैं, जो जैसे शेल वगैरह है या आईसीबी या मिसाइल है, उसके बदले में सिर्फ एक किस्म के लेजर के माध्यम से टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है या डैमेज किया जाता है या उसको बेकार किया जाता है। इसकी जो रेंज है एज ऑफ नाउ इट्स ओनली अबाउट 20 किलोमीटर्स
ये देखते हुए कि हिंदुस्तान की चाइना के साथ में तकरीबन 3,400 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और पाकिस्तान के साथ भी इतनी लंबी, और बांग्लादेश के, हमको कम से कम कई हजार सिस्टम चाहिए होंगे, और वास्तव में हम 2027 को इसको प्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट ट्रायल के लिए, और कई हजार सिस्टम पूरे एलएसी को कवर करने के लिए, एलओसी को कवर करने के लिए, आईबी को कवर करने के लिए, एंड हमारे शिप्स वगैरह में लगाने के लिए, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स में लगाने के लिए अनेकों साल लग जाएंगे। और जब ये लग जाएंगे तब हिंदुस्तान को वास्तव में वो शक्ति मिलेगी जिसकी हमको अपेक्षा है। जब ये वेपन तैयार हो जाएगा, इसकी कॉस्ट कम होती है, ये एक किस्म से प्रिसीशन वेपन है, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस जो है बहुत कम है, लॉजिस्टिक मेंटेनेंस की बड़ी कम है, और ये कई मल्टीपल टारगेट को एक ही समय बर्बाद कर सकता है। इसकी स्पीड जो है इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, वो इसकी स्पीड है। और ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ग्रेविटीज है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस से इसके ऊपर असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर बड़े ज़बरदस्त क्लाउड्स वगैरह हो या कोई रिफ्लेक्टिव मटेरियल हो तो उससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इसको धोखा दिया जा सकता है। हिंदुस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, कोई बड़े पैमाने पर हम कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने इसके ऊपर कई टाइप के वेपन बनाए, काली है, दुर्गा है, आदित्य है, फिर ट्राइनेत्रा है। अभी तक जो हमको सक्सेस मिली है वो केवल 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, ये कह रहे हैं कि ये 3 किलोवाट है, और जो पहले वाले हैं उनकी रेंज काफी कम है, उनकी रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर है। जो 3 किलोवाट वाली है इसकी रेंज होगी 20 किलोमीटर, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 20 किलोमीटर की रेंज जो है वास्तव में काफी से ज्यादा कम है। चाइना के पास जो वेपन है उनकी रेंज बहुत ज्यादा है, अमेरिका के पास जो वेपन उनकी बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने ऑलरेडी अपने कई समुद्री जहाजों में इस पापी के वेपन को लगा रखा है, दुश्मन के चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल को, उनके ड्रोन्स को, उनके यूएवीज को, उनके एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हिंदुस्तान भी इन तमाम टारगेट, आज के जो मौजूदा लड़ाई है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सिमेट्रिक वॉरफेयर है, जिसमें बड़े पैमाने पर यूएवीज, ड्रोन्स, लॉटरिंग एमुनिशन जो है, और मिसाइल्स है, और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है आपके अगेंस्ट दागी जाएंगी फ्रॉम एवरीवेयर, चाहे वो समुद्र के माध्यम से हो या लैंड के माध्यम से हो या एयर के माध्यम से हो। दोनों दुश्मन जो है पाकिस्तान या चाइना इस पर की कार्रवाई करेंगे, और उसको इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है और बिना डिटेक्ट हुए सूर्य जैसे वेपन। लेकिन हमको बहुत बड़ी तादाद में ये वेपन सिस्टम चाहिए होगा टू बी एबल टू बी कवर द एंटायर इंडियन बॉर्डर्स, इंक्लूडिंग द कोस्टल रीजन्स एंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरीज। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आप सूर्य वेपन को या सूर्य वेपन की सोच को जो डीआरडीओ जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है, हालांकि समय 2027 का रखा गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हिंदुस्तान ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की है, 1995 से हम कोशिश कर रहे हैं इस पापी का वेपन बनाने के लिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हिंदुस्तान जो है ये चार्ज बीम पार्टिकल वेपन्स में दुनिया जी का भी खत्म नहीं हुआ, उनका पहले। मैं सहगल साहब, मैं अभी ग्रुप कैप्टन वीएन झा से इस पर बात कर रहा था। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब। राजेश जी, सोच कोई बुरी नहीं है, सोच अच्छी है। ये एक नया क्लास जो है वेपन का वो है, और ये कोई नई चीज नहीं है। आज से लगभग 27 साल पहले अमेरिका ने इसको ट्राई किया हुआ और सफलतापूर्वक ट्राई किया हुआ है, एक आने वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल को। तो ये कामयाब हुआ था उस समय में। रशिया ने किया हुआ है, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम, उसने ही अपना एक जो वेपन है, जो प्रोटोटाइप है जिसका नाम है ड्रैगन 5, वो यूक्रेन को दिया था। तो यूक्रेन ने भी बनाया हुआ है, तो वो ट्राइजर या ऐसे कुछ नाम उन्होंने दिया था। लेकिन देखिए, सिद्धांतिक तौर से ये वेपन जो है कैपेबिलिटी रखते हैं टारगेट को खत्म करने की, लेकिन प्रैक्टिकली ये कामयाब कितना होता है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या अमेरिका ने आज के दिन में वो महारत हासिल कर ली है? 27 साल पहले जो चीज इफेक्टिव हुआ था, क्या आज के दिन में उनके जितने वॉरफील्ड हैं, जितने विदेशी उसके पोस्ट हैं, क्या वो DW से सुसज्जित हैं और वो सेफ हैं? नहीं। वही चीज रशिया का है। रशिया के ऊपर तो यूक्रेन का जो ड्रोन है वो भी जाके अटैक कर रहा है। क्या रशिया अपने DW से उसको रोकने में सक्षम रहा है? नहीं। यूक्रेन में जो यूक्रेन ने दिया था ये वेपन, क्या वो रोकने में सफल हुआ है? नहीं।
आप इसराइल को ले लीजिए। इसराइल के दिन में आए दिन जो जो रॉकेट बरसते थे, क्या उस रॉकेट को रोकने में ये जो DW है कामयाब रहा है? नहीं। इन सबों को जो डिफेंस सिस्टम जो है वो कन्वेंशनल वेपन और रॉकेट जो है वही संभाल रही है। तो क्यों ये इफेक्टिव नहीं है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जी बताइए। साइंटिफिकली। आप मान लीजिए कि कोई आपका मिसाइल आ रहा है, चाहे स्काई से आ रहा है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल है आपके ऊपर में डायरेक्ट किया रहा है, चाहे क्रूज मिसाइल्स है, वो सुपरसोनिक वेलोसिटी से आपकी तरफ में आ रहा है। अब ये जो डायरेक्टेड वेपन है मोस्टली ये लेजर बीम होते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। आपने बताया 3 किलोवाट की क्षमता वाली या 2 किलोवाट की या 1 किलोवाट की, जितनी भी क्षमता है वो क्षमता वाली है पर स्क्वायर एरिया के हिसाब से। तो ये जब आप यहाँ से फायर कीजिएगा वेपन को, तो जो आपके पास में आपकी तरफ पहुंच रहा है वो रेडार से ट्रैक होना चाहिए, वो आपके रेडार पे होना चाहिए। अब रेडार से आपको इनपुट मिलती है, उसके बाद आप यहाँ से जो जो वेपन है वो फायर करके उसके ऊपर में डालिएगा। आप इमेजिन कीजिए कि 5 मीटर का जो मिसाइल है आपके तरफ में ध्वनि की गति से के हिसाब से या उसके दोगुने या तिगुने हिसाब से आ रही है, तो क्या आप उसको एकदम फोकस्ड एक जगह पे रख पाइएगा जो बिना एनर्जी आप यहाँ से छोड़ रहे हैं? अब जब हम लोगों ने चंद्रयान जो भेजा था उसका जो ऑटोमेटेड कंट्रोल था वो चंद्रयान के अंदर में ही था, क्योंकि वहां से लाइट यहाँ पे आएगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और फिर यहाँ से जब कमांड भेजेगा उसमें 4 सेकंड से ज्यादा लगते थे। तो 4 सेकंड तो छोड़िए, अगर आधा सेकंड भी इसमें टाइम लगा, ये जो जो आपके पास में जो मिसाइल आ रहे हैं और जब आप यहाँ से इसको फायर कर रहे हैं, यूजुअली 1.2 सेकंड का जो टाइम होता है वो लगता है, तो 1.2 सेकंड में ये काफी आगे बढ़ गया होगा। तो आप अगर एक स्पॉट पे इसको आप केंद्रित करना चाहते हैं वो मुश्किल होती है। दूसरी, हवा में आप कोई चीज गर्म कीजिए, जब आप इतनी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो जो हीट जनरेट हो रहा है वो हीट हवा द्वारा, जो ऊपर में ठंडी हवा है, ठंडी हवा द्वारा वो ठंडी कर दी जाती है। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी, जब आप ये लेजर को फायर कर रहे हैं तो इसकी जितनी एनर्जी है हवा के थ्रू जब ये जाती है तो हवा में जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प के जो कण है वो इसको वीक कर देता है। तो फाइनली जितनी दूर आपका टारगेट होगा उतनी एनर्जी का ह्रास होगा, और जो इफेक्टिव एनर्जी जो उसके ऊपर पड़ती है मिनिमम, क्या उससे उसका डिस्ट्रक्शन होगा? नहीं होगा। अब जैसे मिसाइल्स हैं, इनके जो शील्ड होते हैं काफी हीट रेजिस्टेंस होते हैं। हाँ, अगर ड्रोन आ रहा है आपके पास में, कम दूरी पे है, धीरे चल रही है, उसके ऊपर में आप टारगेट कर सकते हैं। तो आज के दिन में जो जो हम लोग थ्योरी या प्रैक्टिकल जो DRDO में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या समझा हुआ है, वो इसके 3 यूज हैं। एक होता है डिनाइल, अगर कोई क्राउड को आप मैनेज करना चाहते हैं, क्राउड 3 मिलियन क्राउड की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर में आप लेजर बीम फेंक सकते हैं, उसको आप डिनाइल करते हैं। दूसरा होता है डिग्रेड, ये जो छोटे छोटे मूविंग टारगेट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ड्रोन हो गया, एक्सप्लोसिव लेके ड्रोन आ रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी लोगों ने महारत हासिल कर दी है कि उसको डायरेक्टली आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ता। उसमें एक चिप है, उसमें कोऑर्डिनेट फीड कर लीजिए, वो जो कोऑर्डिनेट आपने फीड किया हुआ जाके वहीं पे गिरेगा, उसका कंट्रोल डायरेक्टली हैंडलर से नहीं होती है। तो उसका भी तोड़ वहां पे कर दिया है। तीसरा, कुछ ड्रोन जो कि बहुत नजदीक हैं, जो बहुत धीरे गति से चल रहे हैं, जो कि लाइन ऑफ साइट में है या फिर रेडार कंट्रोल है, उसको आप कर सकते हैं। तो ऐसे 1 या 2 ड्रोन को आप मार के गिरा सकते हैं। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं बैटलफील्ड की, उस बैटलफील्ड में मिसाइल के खिलाफ, एयरक्राफ्ट के खिलाफ, या ऐसे कोई भी जो 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 सिस्टम है उसके खिलाफ, या आर्टिलरी शेल आपके पास में आ रही है उसके खिलाफ में इसको यूज करना बहुत मुश्किल, लगभग ना के बराबर इसकी एफिकेसी होती है। इसीलिए इसकी चर्चा आपने ज्यादा नहीं सुनी होगी। यहाँ तक कि यूक्रेन में भी इसकी यूटिलिटी नहीं है, रशिया में यूटिलिटी नहीं है, जो आज के दिन में एक बहुत बड़ा सा वॉर फील्ड है। गाजा में इसकी यूटिलिटी नहीं है, इसकी यूटिलिटी रशिया में ये इसराइल में नहीं है, कहीं पे भी इसकी यूटिलिटी रही नहीं गई है। नाम के लिए जरूर है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म है जहां ये काफी इफेक्टिव हो सकता है, वो है स्पेस।
स्पेस में अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म रखें जहां पे कि आप इतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें जिससे ये किलोवाट के हिसाब से ये डायरेक्टेड एनर्जी लेजर बन सके, तब इस बीम को आप किसी सैटेलाइट पे संकेंद्रित कर सकते हैं और वहां पे बीच में हवा भी नहीं होगी। तो इसलिए सारा का सारा जो एनर्जी है उस सैटेलाइट पे जाएगा, उस सैटेलाइट को आप मार सकते हैं। जब यूनाइटेड स्टेट ने इसका यूज किया हुआ था मिसाइल को गिराने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन थे। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में बहुत सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि 1 सेंटीमीटर भी आप वो उसको चूकना नहीं चाहते हैं कि जहां पे डायरेक्ट किया हुआ है 1 सेंटीमीटर भी वहां से चूके नहीं। लेकिन जब एक्चुअल कंडीशंस होते हैं, वॉर टाइम होते हैं, वहां पे ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशंस होते हैं, इसीलिए इसकी एफिकेसी ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी सहगल जी ने बताया कि भारत ने भी पहले काली बनाया था, उसके बाद दुर्गा मार्क 1, दुर्गा मार्क 2 बनाया। दुर्गा मार्क 2 काफी इफेक्टिव भी था, लेकिन बैटलफील्ड में इसकी यूटिलिटी नहीं है। अब ये सूर्या बना है, सूर्या में भी वही कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये बैटलफील्ड कंडीशंस में कितने इफेक्टिव हैं। अगर इफेक्टिव है तो किन टारगेट के खिलाफ में इफेक्टिव है, फिर उन टारगेट को आप एंगेज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फ्यूचर में जो बैटलफील्ड है वो ऐसा बैटलफील्ड नहीं होगा जो आज के दिन में हम लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ में एक माइंडसेट रखा हुआ या चीन के खिलाफ एक माइंडसेट रखा हुआ, ऐसा नहीं होगा। आप याद कीजिए फिर से, आप यूक्रेन की सरजमीन को, रशिया की सरजमीन को, यूक्रेन की पावर लगभग नील है, फिर भी वो रशिया के ऊपर में स्ट्राइक कर पा रहा है। तो इसीलिए बैटलफील्ड सिनेरियो में जो वेपन यूज होंगे आने वाले दिनों में बिल्कुल अलग होंगे। तो इसीलिए मैं बधाई देता हूँ डीआरडीओ को कि इन्होंने एक सफलता हासिल की है, लेकिन इसकी एफिकेसी कितनी होगी वो एक्चुअल जब इसको ट्रायल में लेके जाया जाएगा, जब आर्मी इसको ट्रायल करेगी या एयरफोर्स ट्रायल करेगी या नेवी ट्रायल करेगी, तब पता चलेगा कि ये सहगल साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, क्या आपको भी लगता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस ऐसे लेजर वेपन में हम रखेंगे उतना ही एनर्जी का लॉस होगा और उतना ही इफेक्टिव ये वेपन नहीं हो पाएगा? और दूसरी ये भी चीज बताइए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इस वेपन के इस्तेमाल से कोलैटरल डैमेज कम होगा, ये इससे क्या मतलब है? कोलैटरल डैमेज मतलब जैसे आप कोई शेल फायर करते हैं या मिसाइल फायर करते हैं तो बैक ब्लास्ट आता है। उस बैक ब्लास्ट में अगर कोई हो या जहाँ जाके गिरता है वहाँ पे उस टारगेट के अलावा आसपास के और नुकसान भी होता है। लेकिन ये क्योंकि एक रे आप फायर कर रहे हो, सिंगल रे सिर्फ उस टारगेट को डिग्रेड करेगा, उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, डैमेज करेगा, लेकिन कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। और मैं साफ तौर पे कहता हूँ ये बहुत बड़ा उपलब्धि है सूर्य वेपन। ये आपको मजबूती जरूर प्रदान करेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल ने 5 या 6 टाइप ऑफ एयर डिफेंस वेपन डिप्लॉय किए हुए थे। एरो 2, एरो 3, बराक वेपन सिस्टम, आयरन बीम और आयरन डोम। उसके बावजूद भी अभी 3rd सिस्टम अमेरिका भेज रहा है उसको, क्योंकि इन तमाम सिस्टम्स के बावजूद भी हिजबुल्लाह की, हौथी की और हमास की मिसाइलें और रॉकेट्स बार बार हिट करती रही है। सो यानी दूसरे लफ्जों में ये काफी से ज्यादा अच्छा वेपन है, लेकिन ये कहना कि इसके आने से पाकिस्तान या चीन कंप्लीट डर जाएगा या उनमें पैनिक हो जाएगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। चाइना far ahead of us as far as these weapon systems are concerned. Even America is ahead, Russia is ahead. उनके already deployed weapon system है। अमेरिका हेलियोस deployed weapon system है, रशिया का deployed weapon system है, इजराइल का आयरन बीम deployed weapon system है। आपको लगता है सर कि रेंज अगर इसकी कम रखी जाएगी तो और इफेक्टिव होगा ये वेपन? नहीं, रेंज इसकी और बढ़ानी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा इसकी स्पीड इज द सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। 300,000 किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। स्पीड आपको और रेंज बढ़ानी है। कम रेंज वाले तो हैं, लेकिन अगर कम रेंज वाला होगा तो आपको इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स वेपन्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। नो लॉन्गर बी कॉस्ट इफेक्टिव। जस्ट इमेजिन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीस वेपन्स। ये वेपन काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा और कई टारगेट्स को बड़ी जल्दी से हिट कर सकता है। यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन टारगेट टू अनदर। जो नॉर्मल टारगेट होता है, मैं तो खुद एयर डिफेंस वाला हूँ। आई वाज द कमांडेंट ऑफ द एयर डिफेंस कॉलेज एंड मैं एयर डिफेंस का एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी था। आप जो टारगेट को डिटेक्ट करके आप फ्यूचर कोर्स के ऊपर जो है वहां पे पॉइंट करते हो, इसको सीधा लाइन ऑफ साइट पे पॉइंट करना है और आपको यू हैव टू जस्ट फायर लाइक यू फायर अ बुलेट एंड इट विल स्ट्रेट अवे हिट द टारगेट। और टारगेट को बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन वंस अगेन एज आई सेड, यू रिक्वायर ह्यूज नंबर्स
बिकॉज रेंज बड़ी लिमिटेड है। और फिर ये 3 किलोवाट जो है उस पंप की एनर्जी फील्ड में प्रोड्यूस करना सिवाय इन सिस्टम्स के अलावा पॉसिबल नहीं है, और आपको हर प्रकार के शिप के ऊपर लगाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर रेंज इज फार टू लेस। हमको इस रेंज को बढ़ाना है। चाइना के रेंज ऐसे रेंज के हो गए जो आपके 100 अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जो है उस टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो ऐसे वेपन बना रहा है जो ग्राउंड से ही आपको या हवा से आपके सैटेलाइट्स को भी डिग्रेड कर सकता है, सैटेलाइट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी इतनी लंबी रेंज उसने हासिल कर ली है। जब आपके पास यू आर ओनली बिगिनिंग, यू आर बिगिनर एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड। हम बिगिनर हैं, जैसा कि चाइना के अगर हम मुकाबले में देखेंगे। वीएन झा साहब, ये नई कोशिशें और ये नई चीज़ें, जैसा अभी मेजर जनरल पीके सहगल बता रहे थे, हमारी इतनी बड़ी बॉर्डर हमारा इतना बड़ा है कि अगर 20 किलोमीटर की रेंज के अगर हम एक हथियार लगाने चाहें तो उससे एक बहुत बड़ी कॉस्ट इसमें आएगी। एक वेपन का एक्यूरेट होने के साथ कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके भारत जैसे देश के लिए जहाँ पे के लोगों को पहले जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और डिफेंस में एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। यही हमारा एक इनिशियल से अप्रोच रहा है। तो उसका कॉस्ट जरूर कम होना चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको वही चीज़ दोहराता हूँ कि इसकी एफिकेसी कितनी है। देखिए, अमेरिका का जो वेपन है या यूके का वेपन है या किसी और कंट्री का वेपन अगर लीथल नहीं है तो आप ये मान के मत चलिए कि हम जो बना रहे हैं वो भी लीथल नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे साइंटिस्ट उसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करें या उसमें कुछ ऐसे फीचर इंक्लूड करें, या आज का दिन जो कंप्यूटराइजेशन का है उस कंप्यूटराइज जो पॉइंटिंग है उसमें हम कुछ ऐसा करें कि बीम जो है बिल्कुल डायरेक्टेड जाके वहीं पे स्थिर रहे एटलीस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, कि जो मिसाइल आ रही है उस मिसाइल का जो स्किन है, जो उसका जो एक्सो है वो उसमें गल जाए और उसके अंदर में जो एक्सप्लोसिव है उसमें आग लग जाए। तो इतनी देर तो आपको वहां पे रखना पड़ेगा। सिर्फ डायरेक्ट करने से तो नहीं होगा। जब तक वो जो टारगेट जो आपकी तरफ में आ रहा है वो जब तक ध्वस्त नहीं होगा आपने कुछ हासिल नहीं किया। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में आना शुरू करेगा तो एटमॉस्फेयर में एक शेल को आप हीट डालेगा, वो हीट जैसे गर्म होगा हवा से वो बेशक सर, एक बड़ी सोच है, बड़ा वेपन है। क्षमा के साथ समय थोड़ा कम है, लेकिन आप दोनों के एनालिसिस से समझ में आया कि हम तैयारियों में कहां पर हैं और हमें और क्या किए जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल पीके सहगल साहब और ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।